बोले क्या बात है, दिख रहे हैं आप। और हमारे साथ दानिश कनेरिया, आसिफ खान और अकरम रज़ा मौजूद है लाहौर स्टूडियोज़ में। और आसिफ, मुझे ये बताएं कि मतलब जो आप बात कर रहे हैं दानिश की, तो उससे तो जो आप बता रहे हैं तो फिर तो ओपन एंड शट केस हो ना, कि अगर 9 प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी इसने मोहम्मद मशफीड को 6,000 पाउंड दिए, तो वो तो फिर ओपन एंड शट केस है ना। हाँ, ये जो केस की ट्रांसक्रिप्ट है ना, वो तकरीबन कोई 301 पेजेस की ट्रांसक्रिप्ट है पूरी उसकी, उसमें कहा गया 6-7 प्लेयर्स की तरफ से ये कहा गया, उनकी टेस्टिमनी है। अब मैं ये और दोबारा याद करा दूं आपको कि आईसीसी का कोड, ईसीबी का कोड या पीसीबी का कोड वो बेइंतहा सख्त है। वहाँ आपको कॉन्क्रीट एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके ऊपर चार्ज क्या है, इन्होंने किया ये था कि एक प्लेयर को ल्योरिन किया था और ये सबसे संगीन चार्ज माना जाता है। इन्होंने गेम की जो रेपुटेशन है उसको खराब किया और सेम चार्ज इज ऑन खालिद लतीफ। भाई जो इन्होंने बात की कि प्लेयरों के इल्जाम है, जो प्लेयर्स वही प्लेयर ने पुलिस में इंटरव्यू दिया था। जो अभी इजाज साहब उनके लॉयर थे, उन्होंने कहा कि ओथ लेके उन्होंने बयान लिया 2012 में दोबारा। ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बयान दिया, उसी बयान को इन्होंने पढ़ के आए। जब हमारी 5 दिन की हियरिंग चल रही थी तो मेरे लॉयर ने क्रॉस क्वेश्चन किया एंड दे डिडंट हैड। उनसे पूछा गया कि जो आपने पुलिस में बयान दिया था वो सही है कि ये बयान दिया था, दे डिडंट हैड आंसर। ये सारी एक एक चीज़ वो लिखी हुई है। और फिर जो उन्होंने बात की कि अपना पार्किंग लॉट में, पार्किंग लॉट के अंदर हम आए थे तो धर्म से एसेक्स, रात के 2:30-3 बज रहे थे। कोच ड्राइवर, कोच, पूरी टीम थी। तो उन्होंने बोला कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। मरविन वैसे ने बोला कि दानिश कनेरिया की गाड़ी के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था। जब पूरी टीम उतर रही है या कोच है, कोच की इतनी बड़ी बड़ी लाइटें होती है, तो कह रहे हमने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन दानिश देखो, मैं मतलब यहाँ पर जो है ना, मतलब वी आर नॉट डूइंग दिस शो टू डिसाइड वेदर यू आर गिल्टी और नॉट। वो हमें नहीं पता, बिल्कुल अल्लाह बेहतर जानता है। तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक कन्विक्शन आया वो सबके सामने है। मैं बेसिकली जो चीज़ यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि एक चीज़ तो अब कंफर्म हो चुकी है, दिस इज़ अ मिलायस जो कि पूरे क्रिकेट में है, और ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मतलब दीमक की तरह चाट रहा है क्रिकेट को। लेकिन आसिफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, जो आईसीसी एसीयू है, जो पाकिस्तान की एसीयू है, क्या आपको लगता है कि इट इज़ टाइम नाउ के प्रॉपर पुलिस वाले इसमें होने चाहिए? ऐसे लोग होने चाहिए जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और जिनके पास पुलिसिंग पावर्स हो, जिनकी इन्वेस्टिगेशन को माना जाए यानी कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिसिंग पावर्स आएंगी जब आपके वहाँ लॉ होगा। पाकिस्तान के अंदर बैटिंग इलीगल है। इंग्लैंड के अंदर आपने देखा पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग अलाउड है। तो उन पे चार्ज भी ये लगा कि आपने कॉन्स्पिरेसी टू डी फ्रॉड बुक मेकर्स। पाकिस्तान में लॉ नहीं है, पहले आपको लॉ लाना पड़ेगा, जैसे न्यूजीलैंड ने किया है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर बैटिंग लीगल नहीं है। अब बैटिंग लीगल अगर करते हैं तो फिर ये लॉ की सूरत में उस वक्त आ सकता है। लेकिन अगर बैटिंग इलीगल रहे भी तो आप एक लॉ तो ला सकते हैं ना। लॉ में फिर जुरिस्डिक्शन, एंटी करप्शन के अंदर एक क्रिकेटर्स भी आने चाहिए जो क्रिकेट का गेम को समझ सकते हैं। पुलिस जो आपकी बात है वो, लेकिन क्रिकेटर, एक क्रिकेटर आता है उसको ज्यादा पता, वो रिलेट करता है कि क्रिकेटर आ रहे हैं ना। अब देखें, फिर आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फिर आप वो मानेंगे नहीं। अगर क्रिकेटर ये कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ 2003 में इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसमें 3 ओवर अगर लगातार मेडन हो गए 80 फॉर नो लॉस के बाद, ये है वैसे बाय द वे, ये हुआ है 2003 के वर्ल्ड कप में। श्रीलंका इंडिया का मैच है, शायद सुपर 8 स्टेज का। 3 ओवर में 17 ओवर में 80 फॉर नो लॉस और 12 ओवर में 80 फॉर नो लॉस और 15 ओवर में भी 80 फॉर नो लॉस। तो ये एक क्रिकेटर देख के शायद कुछ शक उठा ले कि 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, 15 ओवर का दायरा है, लेकिन एविडेंस कहाँ से लाएंगे? सेम चार्ज इज ऑन। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना आसिफ, के एविडेंस फिर अगर आप पुलिसिंग पावर्स देते हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेट करें उसको, उनके पास अगर पावर हो प्रॉपर, तो वो फिर डिगअप करें ना इन चीज़ों को। अब जैसे हमारे में जैसे पीएचएल का केस हुआ तो एफआई वाले इन्वॉल्व हुए, चौधरी निसार ने इन्वॉल्व किया, लेकिन फिर पीसी वालों ने एफआई से कहा नहीं पहले हमें करने थे फिर आप कर लें। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि अगर ये लड़कों को सजाएं होती तो इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एफआई इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, क्योंकि एफआई इनको फिर टेकअप उसको फर्दर करेगी, एफआई क्रिमिनल ऑफेंस उसको करके वो ट्रीट करेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो फिर प्रॉपर होनी चाहिए ना। अकरम, ये जो हम बातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मतलब ये जो सारा सिलसिला है,
इसमें क्या ये जो एंटी करप्शन कमिटीज़ हैं डिफरेंट बोर्ड्स की, आईसीसी की, एक तो क्या इसमें साबिक क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहिए, दूसरा ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, जैसे आपने भी कहा कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ, तो क्या इसमें मतलब पुलिसिंग लॉस को इन्वॉल्व करना चाहिए कि प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं, जो फॉर्मर प्लेयर हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, वो इन्वॉल्व करने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर काम कर रहा है ताकि प्लेयर्स को इंसाफ मिले, जो गिल्टी हैं तो उनको सज़ा मिले। तो ये एक अच्छा इक़्तिदाम है। और जो पास्ट में हमारे जितने भी चेयरमैन गुजर चुके हैं इस सीट से वो अलग हो चुके हैं, उन्होंने भी कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा कोशिश जो है ना इस चेयरमैन जो नजम सेठी साहब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की बात की समझ नहीं लग रही, ये काफ़ी डिले होता जा रहा है। जब ये चीज़ें डिले होती हैं तो ये बेनिफिट जाता है उन लोगों पे जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। तो मुझे पूरी यकीन से मैं कह सकता हूँ कि इसमें प्लेयर्स को इंसाफ मिलेगा। और ये इनका जब तक इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, ये मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर जो हैं दोनों क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है क्लियर हो जाएंगे प्लेयर्स? जी, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, जब जितना लंबा जाएगा आपके पास एविडेंस हो तो आप सामने लेके आ सकते हैं। अगर एविडेंस सॉलिड एविडेंस नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इनकी फेवर में ये चीज़ जाएगी। लेकिन अकरम, एक जैसे आसिफ ने कहा अभी कि ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो मसला होता है कि आप एक मैच देखते हैं, जैसे हम सिडनी टेस्ट की बात कर रहे हैं, एज अ क्रिकेटर आप वो मैच देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये फील होता है कि यार गड़बड़ हो रही है, ये सही नहीं है, इस तरह से नहीं होता। अब लेकिन फिर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, एक फीलिंग है एक बंदे की कि सिक्स सेंस बात कर रही है, लेकिन उसको फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो फिर आपको प्रॉपर बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना, फिर आपको फिर चीज़ें खोदनी पड़ेंगी, इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, बैकग्राउंड सारा निकालना पड़ेगा। तो इसका तरीका फिर क्या इसका तरीक़ाकार हो सकता है फिर? वहीद भाई, इस वक्त क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको बहुत सारी गलतियां बड़ी जल्दी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन पास्ट में जब बहुत कम मैचेस होते थे तो डेफिनेटली उस वक्त भी तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े प्लेयर पूरी दुनिया के लोगों से गिफ्ट्स भी लेते होंगे, लोगों के घरों में जाके खाना भी खाते होंगे, इनविटेशंस भी आती होंगी, रेस्टोरेंट्स में भी जाते होंगे। बिल्कुल जाते थे। तो उस वक्त बातें ज़्यादा नहीं बाहर निकलती थी, क्योंकि अब डे इन डे आउट मैचेस आ रहे हैं, 20 ओवर्स के मैचेस बहुत है, वनडे के मैचेस बहुत हैं, तो आपको गलती पकड़ना बहुत आसान हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जो शर्जील खां का केस है, उसमें भी देखें कि जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, मैं उस बॉल को भी मैं समझता हूँ कि वो आउट नहीं था, वो हाफ एंड हाफ था। और अभी बहुत सारी बातें जाहिर है उसके बारे में हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इसका फैसला आ जाए और सॉलिड एविडेंस सामने लाए जाएं और लोगों को बताया जाए, तो फिर इसको काफ़ी बेहतर तरीके से आगे से भी हैंडल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रीत बन सकती है अभी से ही। ये नहीं रीत बन सकती कि जी लोगों को फांसी दे दें, लोगों को बैन कर दें, नहीं, उनकी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, जल्दी से जल्दी फैसला करने की कोशिश करें। जो भी उनके अगेंस्ट चीज आई है वो अब तक तो आ जानी चाहिए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं अकरम रज़ा के सेकंड चांस देना चाहिए, मतलब सजा दे, लेकिन ऐसी सजा दे कि जिसमें उस प्लेयर को एक सेकंड चांस मिले अपने आप को फिर से जो है कैसे बोलते हैं सोसाइटी में वापस लाने का और एक लाइफ गुजारने का। नहीं वहीद भाई, अगर वो गिल्टी नहीं है तो अगर गिल्टी हैं तो अभी से पकड़ लेना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। पास्ट में तो नहीं की, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। अगर हम आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी एम्पायरिंग की, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको महसूस हुआ ऐसा किसी भी मैच में कि आगे पीछे चल रहा है, कोई टेलीवाइज मैच में खास करके? वहीद भाई, मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 मैचेस जो है ना वो टेलीवाइज हुए हैं। मैं एज एम्पायर मैंने काम किया है और अल्लाह के फजल करम से मुझे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। और वैसे भी 6 साल अंपायरिंग की है और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इशू मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा हो सकता है किसी और अंपायर की मौजूदगी में ये चीज़ें होती हों, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा इशू नहीं देखा। आसिफ, ये जो इशू है ये जो स्पॉट फिक्सिंग का, मैच फिक्सिंग का, करप्शन का, ये अब कितना डीप है, मतलब क्रिकेट में कितना ज़्यादा ये फैल चुका है? समथिंग कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे फैल रहा है या कमी आई है इसमें, ये जब से सजाएं वगैरह हुई हैं? नहीं, कुछ कमी नहीं है। जिस तरह जैसे गेम एक्सपेंड हो रहा है, अब देखें मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे खेल जाता जा रहा है जहाँ इतना पहले नहीं होता था।
मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, छोटी छोटी लीग्स हर मुल्क अपनी अब करा रहा है, तो जितना एक्सपेंड होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। और ये जो लीग्स है खास करके जो T20 लीग्स जो कराए जा रहे हैं, इससे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ जाके आप लोगों को पकड़ेंगे। T20 की जो जितनी भी लीग्स हैं, और फिर इसके लॉज ऐसे हैं, लॉज में अब के इतने फील्डर्स अंदर, इतनी मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसको और ज़्यादा आसान, मैं समझता हूँ आसान स्पॉट फिक्सिंग। और मैं कहीं और पढ़ रहा था अभी, शर्जील का मुझे याद आया, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन राशिद लतीफ़ को शायद मैंने कहते सुना था कि डॉट बॉल पे तो होता नहीं स्पॉट, यहाँ तक कहा था उन्होंने स्पॉट में। लेकिन ये जो शर्जील और खालिद वाला केस है, आसिफ आप इसको काफ़ी डीपली फॉलो कर रहे हैं, ये जो एविडेंस की बात कर रहा है क्रिकेट बोर्ड के, बड़ा डैमनिंग एविडेंस है और इनको सजाएं हो जाएंगी, आपको कोई आइडिया है क्या ऐसा एविडेंस जिसकी बेसिस पे बोर्ड इतना कॉन्फिडेंट है कि जिनको सजा हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो अप्रोच पे सब क्लियर हैं कि इनको अप्रोच हुआ, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। अप्रोच होने के बाद फिर ये मिलने गए, ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से बात आती है, खालिद लतीफ़ को अप्रोच हुआ, खालिद ने इनको बताया, शर्जील खान को, खालिद एक दफ़ा मिले, फिर दूसरी दफ़ा शर्जील खान और खालिद साथ मिले। ओके। खालिद, अब यहाँ तक इन्होंने नहीं बताया, ये भी इनके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज पहले ही लग गया, यही नवाज पे था, यही इरफान पे था, लेकिन उन्होंने बता दिया, इसलिए उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए गए। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो मुझे ऑफर हुई और दानिश को ऑफर हुई। मुझे अगर दानिश की ऑफर भी पता है तो फिर मुझ पर डबल चार्ज हो जाता है। बिल्कुल, एक तो मैंने अपनी बात नहीं बताई, दूसरा मैंने दूसरी बात नहीं बताई, ठीक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरा चार्ज हैवी से हैवी होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है इसमें कि अग्री कर लिया आपने कि मैं ये काम करूंगा, ये दूसरा पार्ट हो गया, अग्री करना या एग्जीक्यूट करना, फिर आप ये दोनों सेम, हाँ, इन पे सेम चार्ज है, अग्री कर लें। लेकिन ये जो बोर्ड कह रहा है आसिफ के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और ये है और ऐसी चीजें, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कोई मतलब इनके पास जिसमें कोई बहुत सीरियस मामला सामने आ रहा है? इनके खालिद लतीफ़ और नासिर जमशेद के दरमियान तो ऑडियो के तबादले हैं। अच्छा, तो उसमें क्या, लेकिन उसमें जो हम तक जो बात आई है, जो हमने जो सुनी है, उसमें डायरेक्ट तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्रिकेट बैट्स खरीदने की बात, हाँ, वो मतलब वो क्रिकेट बैट्स तो हो सकते हैं, यही आदमी नासिर जमशेद के लॉयर ने भी यही कहा, यही आदमी यूसुफ 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी टीम के साथ था। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके। वो स्क्वाड आप देखिए, उसमें सारे यही लोग हैं, नासिर जमशेद उस स्क्वाड का हिस्सा है, इमरान फरहत उस स्क्वाड का हिस्सा है, अकमल उस स्क्वाड का हिस्सा है। उस वक्त भी ये लोग, वो इंग्लैंड में हुई थी, वो भी हाँ इंग्लैंड में हुई थी, और तो ये यूसुफ जो था टीम के साथ उस वक्त टीम के साथ लड़कों के साथ ये मिलता रहा है, मुझे ये टीम के उस वक्त के लोगों ने बताया, बिल्कुल 100%। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी था ये, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जिक्र भी हुआ है इसके अंदर। और वो ऐसे कंफर्म होता है कि अगर इरफान की बात जैसे करें, इरफान कह रहा है कि मेरे वालिदैन बीमार थे, मैं स्ट्रेस में था, तो वालिदैन की बीमारी, और जब इसको बैन लगा है तो उसके वालिद के इंतकाल को भी 3-4 महीने हो चुके थे, तो उसका मतलब या तो ऑस्ट्रेलिया टूर पे कुछ हुआ है या उससे पहले ये लीग खेलने गए। समझ में नहीं आती। अब जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि लेट्स से कि ये जो बंदा जैसे यूसुफ है, ये मोहम्मद यूसुफ नाम है गालिब इसका, लेट्स से कि ये इन्वॉल्व इन चीज़ों में, ये बुकी है, ये करता है, ऐसा क्या मुश्किल है? अगर मतलब आईसीसी चाहे या कोई भी बोर्ड चाहे कि इसका बैकग्राउंड पूरा निकाले, और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, वो पूरा इसको ट्रेस करना चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कि ये करता क्या है, कहाँ से इसके मतलब कहाँ से ये कमाई करता है, कितने पैसे इसके पास आ रहे हैं, अकाउंट्स क्या है इसके, उसमें क्या ऐसी मुश्किल है? मतलब हमने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी बुक मेकर को जो है वो पकड़ा गया हो या उस पर कोई सज़ा हुई हो या कुछ चीज़ हो। प्लेयर्स पे हुई है आज तक। बुक मेकर्स आईसीसी के एम्बिट में आता नहीं कि उसको आप सजा दे सकें, क्योंकि आईसीसी के पास दैट इज द ग्रेव एरर। ये है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आईसीसी क्योंकि पुलिसिंग नहीं है, और हाँ, आईसीसी जब आप बुकी जो बंदा मतलब फैला रहा है, मतलब कैसे बोलते हैं डिजीज को, आप उसको तो पकड़ नहीं रहा, तो फिर फायदा क्या? फिर आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगर लेट्स से कि आज आप प्लेयर्स को सजा दे भी देते हैं, आज ये बुक मेकर है, कल दूसरा बुक मेकर होगा। जो दानिश के केस में भी एक बुक मेकर का ही नाम लिया गया, मतलब वो इंडियन था, हमने तो नहीं सुना कि उसको कोई सजा हुई है, वो पकड़ा गया, कुछ भी हुआ। अच्छा, होता ये है कि एक आदमी पे इनकी इंटेलिजेंस है या जो भी इनकी आंखें हैं, हाँ, वो चलती हैं, और उसके बाद फिर उस आदमी को ये ग्रेजुअली ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अन्नू भट्ट के केस में भी ऐसा हुआ था। अन्नू भट्ट पाकिस्तान भी आए थे गालिबन 2006-05 में, लेकिन 2005 में आए थे, 2005 में वो आए थे। उसके बाद 2008 में पॉल कॉन्डन थे आईसीसी के जो एंटी करप्शन, एलन पीकॉक लाहौर आए, इनसे मिले भी हैं, और इनको मना किया है कि अब ये लिस्ट बन रही है। इसी तरह यूसुफ अनवर का भी केस है कि अगर वो इनकी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि यूसुफ से पहले आपको याद होगा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक और नाम आया था साजिद का,
2012-13 में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई थी। तो जब तक आप ब्लैक लिस्ट कर देंगे, वो लिस्ट इनके हवाले कर देते हैं, लेकिन एक नाम किसी और नाम से आ जाएंगे। अगर मेरा नाम आपने लिस्ट में डाला है, मैं इनको ये काम दे दूंगा कि वो कर ले। बात वही आसिफ के देखें, मतलब जो असल पैसा जो कमाया जाता है क्रिकेट में, जो आप मतलब सही मानों में जो कहते हैं कि आप पैसा कमाते हैं, वो तो उसी सूरत में आप कमाएंगे ना कि अगर जो बुक मेकर डील कर रहा है प्लेयर्स के साथ, उसको ये कंफर्म हो कि हाँ जी ये चीज़ होने वाली है मैच में, या ये प्लेयर ये चीज़ करेगा, फिर तो वो कमाएगा। क्योंकि वो आगे अपने फिर जो पार्टियों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, उनको टिप दे रहा है कि जी ये होने वाला है, लगाओ इस पे पैसा। और तो कोई तरीका नहीं इतने बड़े पैसे कमाने का। तो द बुक मेकर हैज़ टू बी सीरियसली इन्वॉल्व। और मैं हैरान हूँ कि अब तक कभी किसी बुक मेकर का हमने नहीं सुना क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन एनीवे, वी टेकिंग अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन अ डिस्कशन। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और डिस्कशन जो पॉइंट था आज हमारा, ये जो करप्शन फिक्सिंग के जो मसले हैं क्रिकेट में, अब बहुत ब्रॉड बेस्ड ये टॉपिक है। और इस पर मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम भी काफ़ी नहीं है, काफ़ी प्रोग्राम करें तो शायद हम सारी चीज़ें हम कवर कर सकें। टाइम हमारे बहुत कम है। तो अकरम रज़ा हमारे साथ है, इनसे एक चीज़ तो मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि ही इज़ बीन अ फॉर्मर ऑफ स्पिनर हिमसेल्फ। तो अकरम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ऑफ स्पिनर्स की जो एक क्या इसको बोलते हैं कमी पड़ गई है, कोई ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या मसला क्या है? वहीद भाई, क्लब क्रिकेट इसका मेन मसला है। क्लब क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि जैसे हम लोग 20 साल पहले देखते थे उस तरह की क्रिकेट हो रही है। अच्छा। और ऑफ स्पिनर आपको लॉन्ग टर्म का मिलेगा ही क्लब क्रिकेट से। शॉर्ट टर्म का ज़रूर इस वक्त लोग चाह रहे होंगे कि शायद मिल जाए, कल 1-2 साल के लिए शायद वो कोई मिल जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही है कि क्लब क्रिकेट में जब ख़त्म हो चुकी है, इसको जब तक वापस नहीं लेके आना पड़ेगा उस वक्त तक आपको पाकिस्तान के लिए अच्छे ऑफ स्पिनर्स बिल्कुल मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। हमारे वक्तों में 4-4, 5-5 ऑफ स्पिनर्स का कंपटीशन था, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का कंपटीशन था, राइट आर्म लेग स्पिनर्स का कंपटीशन था। इस वक्त आप देखें कि हमारे पास ऑफ स्पिनर्स बिल्कुल नज़र कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर एक आध नज़र आ रहा है। तो ये मेन वजह यही है कि आपका जो ग्रास रूट है, नीचे से प्लेयर आ नहीं रहे जो कि आप उनको देख सकें और उनको ग्रूम कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने अकरम कि ये स्पिनर्स का बहरहाल अभी तो हमें नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आगे चल के बिल्कुल महसूस होगा, हमें कमी महसूस होगी क्वालिटी स्पिनर्स की। और दानिश प्रॉब्लम तो ये है, मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं तो वो स्पिनर ऐसे हमें नज़र नहीं आते डोमेस्टिक सर्किट पे भी, जिस पे हम उंगली रख के हम बोलेंगे हाँ ये लड़का जो है अगले मतलब 2-3 साल में खेल जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही। लास्ट टाइम भी हमने इस बात पे डिस्कस किया था, जो क्लब क्रिकेट है, क्योंकि जैसे 20 साल पहले हम भी जब क्रिकेट खेलते थे तो वहीद भाई लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट होती थी, 35 ओवर्स या 40 ओवर्स का मैच होता था। अभी सारे मैचेस क्लब क्रिकेट के भी T20 पे चले गए, शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। वहाँ कंटेनर बॉलर चाहिए, आपको कंटेन करने वाला है, तो वो मार के करते, तो वो इसके लिए हमें नज़र नहीं आते हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर आपको फिर भी इक्का दुक्का नज़र आ जाता है, क्योंकि वो अपना थोड़ा सा वेरी कर सकता है, उसके पास वैरायटी ज़्यादा होती है निस्बत ऑफ स्पिनर के। तो ये बड़ा इशू है कि हम हमारी जो ग्रास रूट लेवल है उस पर प्रॉपर से जो जैसे हमने पास में क्रिकेट खेली उसी तरह से दोबारा शुरू करें कि लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम के। क्लबों को ज़्यादातर बोले कि आप लॉन्गर वर्जन ऑफ द क्रिकेट खेले, T20 कम से कम खेले, तो मेरे ख्याल से तब आपको, अभी तो हम T20 में देखते तो स्पिनर ही नया बॉल कर रहा होता है, फास्ट बॉलर तो करता भी नहीं है, बिल्कुल ये एक रीज़न है बहुत बड़ा। और ये हमें आने वाले वक्तों में, बल्कि आने के वाले वक्त में विद इन 3-4 मंथ्स में ही आपको इसका एक किला नज़र आ जाएगा दोबारा। ठीक है। अकरम रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। बोले क्या बात है, मैं लाहौर स्टूडियोज़ में, और हमारे शो का वक्त हो गया ख़त्म। बड़ा जल्दी टाइम निकला, पता ही नहीं चला कि 2 घंटे हो गए पूरे। इंशाल्लाह आगे भी आपको बुलाएंगे शोज़ में और आगे भी आपसे बातचीत होगी। और दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बोले क्या बात है। नासिफ, आपका ख़ास करके, क्योंकि आप मतलब खुद अपना शो करते हैं दूसरे चैनल में, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है आके एक चैनल से दूसरे चैनल में बैठना, लेकिन होपफुली आपको आगे भी बुलाएंगे अपने शोज़ में एंड यू विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन बोले क्या बात है। कल 10 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे बोले क्या बात है में, नए इशूज़ के साथ, नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।